नमस्कार। ये कहे अनकहे रंग जीवन के, ये एक कविता की हिंदी कविता की पुस्तक है और इसकी लेखिका है भारती। आपको बता दूं मैं कि ऑल इंडिया रेडियो देहरादून स्टेशन से सुबह सुबह एक बहुत ही शानदार आवाज़ आपके कानों में गूंजती है, जिसमें नमस्कार देहरादून ये एंकरिंग करती हैं और उसके बाद आपको कहानियाँ, गीत, कई तरह के जानकारी आपको देती हैं। ये भारती, आपको बता दें कि हिंदी की लेखिका होने के बावजूद आप रवाई की रहने वाली हैं और उनकी रवाई की भाषा, बोली, वहाँ के कल्चर पे बहुत अच्छी पकड़ रखती हैं। और आपको मिलवाता हूँ भारती जी से। भारती, ठीक ठाक है? बढ़िया। बात भी ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये हैं भारती जी, और ये अभी रवाल्टी में बोल रही हैं और आपको लग रहा होगा कि एक हिंदी की इतनी जानी मानी कवित्री भी हैं, लेखिका हैं और बहुत ही शानदार एक विदुषी हैं। इनसे बात करते हैं। तो भारती जी, कहाँ आप रवाई से नौगांव की रहने वाली हैं आप? बिल्कुल। तो नौगांव से पढ़ते हुए कैसे यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया और आज यहाँ के एक जानी मानी रेडियो के उद्घोषक हैं, ये सफ़र पे ज़रा संक्षिप्त बताइए, कैसा आपका सफ़र रहा? सबसे पहले तो सभी को मेरा प्रणाम। और ये बहुत ही एक अच्छा मौका मैं कहूँगी कि आदरणीय विजेंद्र रावत जी के मैं आज सामने हूँ और वो इस तरह से मुझसे बात भी कर रहे हैं, आप सभी से रूबरू भी करवा रहे हैं। तो आप सभी जानते हैं मैं उत्तरकाशी ज़िले के नौगांव ब्लॉक के अंदर मुंगरा एक गांव है, जहां मेरी पैदाइश हुई, वहीं पढ़ाई हुई राजकीय इंटर कॉलेज से। और उसके बाद मेरा बीए हुआ आपका हेमवती नंदन बहुगुणा से संबंधित विद्यालय बड़कोट राजकीय महाविद्यालय से। और उसके बाद मैंने कुछ स्टेनोग्राफी की। कुछ जीवन में बहुत एक लंबा संघर्ष रहा, बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं बताने लगूँ तो शायद ये समय कम पड़ जाएगा। तो धीरे धीरे रहा, आपकी आदतें होती हैं कुछ लिखने की, पढ़ने की, तो वो बचपन से वो रुचि थी। उसके बाद मैंने सरस्वती विद्या मंदिर में 13 साल का जो है एक टीचिंग किया है, 13 साल लगभग पढ़ाया है मैंने बच्चों को। उस दौरान मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं, बल्कि बहुत कुछ सीखा उन बच्चों से, और एक नई शक्ति मुझ में आई, वो ऊर्जा उन बच्चों के माध्यम से आई। आज जो मैं कुछ लिखती भी हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ये बच्चे मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं कि मुझे उन्होंने लिखने की ओर अग्रसर किया है। और जैसा आप जानते हैं, कहे अनकहे रंग जीवन के, अभी हाल ही में मेरी पुस्तक लॉन्च हुई है और उसका प्यार भी लोगों का मिल रहा है। और कविताएं लिख रही हूँ। अभी आने वाले समय में कुछ कहानियाँ होंगी, कुछ लघु कथा होंगी। तो कोशिश जारी है कि जो कुछ भी मैंने अपने आसपास घटित होते हुए देखा, अपने जीवन में जो कुछ घटित होते हुए देखा, उसे लिखने का एक प्रयास है। और वहीं बात रेडियो की भी मैं करना चाहूँगी कि तो रेडियो से भी अचानक से इत्तेफाकन जुड़ी, और क्योंकि शौक़ होता है जब आपके दिल और दिमाग में, तो आप पहुँचते हो। तो एक दिन मैं ऐसे ही सब्ज़ी काटते काटते एक अखबार पढ़ रही थी और उसमें एक फ़ोटो थी तुम्हारी सुलू पिक्चर की, जिसमें जो अभिनेत्री है वो ऐसे ही सब्ज़ी काटते काटते जो है रेडियो जॉकी बन जाती है। तो मेरे दिमाग में अचानक से सवाल आया कि काश मैं भी ऐसा कुछ मेरे साथ भी होता है। और देखिए, ये किस्मत कहेंगे कि उन दिनों आकाशवाणी में इस तरह के पैनल बन रहे थे जब उन्हें उद्घोषिका की आवश्यकता थी। मैंने भी फॉर्म फिल किया, सिलेक्शन हुआ, और आज ईश्वर की कृपा है, अपनों का आशीर्वाद है कि मैं आकाशवाणी के साथ जुड़ी हुई हूँ। आप कितने समय से देहरादून से जुड़ी हुई हैं, आकाशवाणी देहरादून से? लगभग 7 साल का समय मुझे होने को आया है और एज अ अनाउंसर मैं यहाँ वर्क करती थी। पिछले 2 सालों से हमारा एक बहुत ही कार्यक्रम, जो हमारे कार्यक्रम अधिकारी हैं, पैक्स हैं, आदरणीय राकेश ढोंडियाल जी का नाम मैं लेना चाहूँगी कि उन्होंने ये कार्यक्रम यहाँ शुरू कराया, नमस्कार देहरादून करके। और इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से मिलना हुआ, बातचीत हुई, समझ आई, एक बड़ी समझ बढ़ी कि किस तरह से हम अपने कार्यक्रम को और अधिक अच्छा बना सकते हैं। डे बेस्ड प्रोग्राम है एक्चुअली, और जिसमें हम जयंती हो, किसी का पुण्यतिथि हो, उस पर हम कार्यक्रम करते हैं। साथ ही जो गणमान्य व्यक्ति हमारे उत्तराखंड के क्षेत्र विशेष में जो लोग काम कर रहे हैं, हम उनको बुलाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, और ये प्रोग्राम आप सभी को पसंद भी आ रहा है। भारती, ये बताइए जी, एक छोटी सी जगह पे जहाँ उतने संसाधन नहीं होते हैं, स्कूल में टीचर्स नहीं होते हैं, जो पहाड़ की जहाँ से आप आई हैं, वो सफ़र तय करके जब इस मुकाम पे पहुँचते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो वहाँ आज भी पढ़ते हैं, अभाव में पढ़ते हैं,
उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, क्या वो उनके लिए यहाँ तक पहुँचना बहुत कठिन होता है, या अगर वो मेहनत करें तो बहुत यहाँ तक पहुँच सकते हैं? जी हाँ, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि अभाव में भी आप संभावनाएं खोज सकते हैं। और मुझे लगता है कि जिन्होंने परिस्थितियों को झेला है, वो आप हैं या मैं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने वो कठिनाइयाँ देखी हैं जीवन की, शायद वही एक अच्छे मुकाम पर होते हैं। बहुत सारी सुविधाएं जब आपको मिलती है तो आपके जीवन में एक तरह का कहेंगे ना कि हम उसको वो कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम के प्रति नकारात्मक सोचने लगते हैं कि चलो हो जाएगा। पर जब आपके साथ असुविधाएं होती हैं, आपके पास संभावनाएं कम होती, तो आप ज़्यादा मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और आप पहुंचते हैं। और कहीं ना कहीं जब दिल में वो जज्बा होता है ना कि मुझे कुछ करना है, हाँ मुझे कुछ करना है, तो वो कुछ करने की ललक आपको पहुँचाती है। मैं अगर अपनी बात करती हूँ तो मैं जिस फैमिली से आती हूँ, तो शायद 2 टाइम की रोटी के लिए भी बड़ी दिक्कतें होती थी। कई बार ऐसा भी टाइम आया भूखे भी रहना पड़ा, आपको पानी पी के गुज़ारा करना पड़ा। बहुत सारे मेहनत की, बचपन से ही काम किया और स्वेटरें बुनती थी लोगों की कि चलो भाई कुछ खर्चा निकल जाए, कुछ पढ़ाई का अपना आगे की पढ़ाई हो सके। इंटर तक तो पढ़ लिए किसी तरह से, लेकिन इंटर की बाद की जो ग्रेजुएशन वाली जो सिचुएशन जब आई, तो वो पढ़ाई कायम रखना बड़ा मुश्किल काम था। तो तब हुआ, सब चीज़ें की, आज पहुँचे। आपको ये नहीं लगता कि जितने अनुभव जो अभावों से गुजरता है, जो अनुभव उसको प्राप्त करता है, अनेक प्रकार के कठिनाइयाँ, दुश्वारियाँ, उसको जीवन में आगे बढ़ने में और मदद मिलती है, क्योंकि उसके पास जीवन के तमाम अनुभव होते हैं, बजाय उसके जो शहरों में बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, उन्होंने अभाव नहीं देखे होते हैं, उनके एक लिमिटेशंस हो जाती है। बिल्कुल, मेरा तो मानना है कि अगर हम अपनी ज़मीन से जुड़े हैं, हम अपने पहाड़ में रहते हैं और अगर हम अभावों को सहते हैं, तभी हमारे अंदर बहुत सारी संभावनाएं निकल आती हैं। तब हम और अच्छा करने का प्रयत्न करते हैं। और अगर जिनके पास सब कुछ होता है तो उन्हें तो पता है कि हाँ हो जाएगा, इतना ही तो करना है, पढ़ना ही तो है, डिग्री ही तो हासिल करनी है। पर हमारे जो पहाड़ के बच्चे, आज भी मैं देखती हूँ कि हमारे बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए देहरादून आते हैं, लेकिन आने के बाद वो फिर डिमोटिव हो जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि हमें करना क्या है। तो मैं तो उन सभी को ये कहती हूँ कि अपनी जो जड़ है ना, उसको पकड़ के रखो, अपनी भाषा को पकड़ के रखो। अभी मैं देखती हूँ कि जब भी मैं किसी से मिलती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश रहा कि मैं अपनी भाषा में अच्छी लगाऊँ, रवाल्टी माँ बिल्कुल, मतलब चाहे कोई को खी मन क्यों तो मैं अपनी भाषा। पर मैं देखूँ कि जब मैं तो रवाल्टी माँ बोलने लगी हूँ, वही को मन की हिंदी लगाने में तो बड़ा दुख होता है। और दूसरा, जब शहर में आने के बाद जो हिंदी बोल रहा था, वो हिंदी के बाद अंग्रेज़ी में चला जाता है। तो हम अपनी भाषा को क्यों नहीं पकड़ के रखते, हम अपने क्षेत्र को क्यों नहीं पकड़ के रखते? वो इतना जो भाषाई धरातल होता है, जो वहाँ के अनुभव होता है, उससे वंचित हो जाता है, कट जाता है। बिल्कुल, अपने संस्कृति से कट जाएगा, अपने रिवाजों से कट जाएगा। एक लगाव जो होता है ना मिट्टी के प्रति, जो एक दिल में भावना होती है, जिस भावना को हम प्यार कहते हैं, वो कट जाता है। धीरे धीरे हम लोगों से भी कटने लगते हैं। चलिए, आपके शानदार हिंदी तो सब जानते हैं, अब जरा रवाल्टी बोलते हैं जी। ये ना लग दो कि जो हमारी रवाई भाषा है, उसको तीसरी भाषा मुझे लगता है जिसको सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग कहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि गढ़वाली, उसके बाद कुमाऊनी और उसके बाद रवाल्टी है, जिसको 3 विकास खंड के लोग बोलते हैं, लगभग 3.5 विकास खंड के, जबकि जौनसारी तीसरी भाषा है, लेकिन उसको सिर्फ 2 विकास खंडों में बोला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यन्ना लग देखिए, ये भी भाषा की सूची में होनी चाहिए, राज्य भाषा की सूची में रवाल्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, करना लग भाई कल की सवाल आके भी बोतावन की जो रवाल्टी बोलो, और पूरा एक बड़ू क्षेत्र, बहुत संपन्न क्षेत्र, जगह की संस्कृति की बात बोलो, चाहे मनखियों की बात बोलो, हर चीज़ में अव्वल। पर कमी लिखना की, जो हमारो जितने भी लोक साहित्य है, सो खाली मौखिक बोलना माँ लिखो ना है, पर अब एक प्रयास महावीर रवाल्टा हैं। बिल्कुल और बिल्कुल, काफ़ी लड़के हैं। हाँ, और ये प्रयास भाई जी को करूँ, महावीर रवाल्टा जी को, और मैं त्यों को बहुत आभारी की जद्दी कर मैं त्यों कह मिली, तब से ऊर्जा आई मोली कि ना भाई अपनी भाषा मान। हिंदी के बड़े लेखक होने के बावजूद भी उन्होंने रवाल्टी को बहुत ज़्यादा वो दिया है, और उसकी देखा देखी नई पीढ़ी के लेखक कभी भी उभर रहे हैं। बिल्कुल, और एक अच्छी खासी टीम आज हमारे पास है, रवाल्टी बोलने वालों के साथ साथ लिखने वालों की भी। और आपको मैं बता दूं कि लगभग दर्जन भर किताबें हमारी रवाल्टी भाषा में प्रकाशित हो चुकी हैं। उसमें दिनेश रावत हैं, ध्यान सिंह ध्यानी जी हैं, अनुज रावत जी हैं, और महावीर भाई की तो 3 किताबें लगभग आ चुकी है। उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उनकी कहानी भी प्रकाशित हुई है। तो निरंतर एक प्रयास जारी है अपनी लोक भाषा के लिए। कोशिश करो, आप लोग जानिए कि आप हिंदी वाली नहीं है, आप रवाल्टी भी है।
हैं जी कोई रवाल्टी के मां गीत दुई लाना जा हाँ कल्ला गीत दियो और मेरे तो लिखो मेरे एक हाइकू कविता भी अरे वाह रवाल्टी माँ लिखी कि आपड़ी बोली पछाणा मारी आपड़ी बोली पछाणा मारी संभाली धरो। तो ये तो हाइकू है और गीत मुझे बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों पसंद है। वो है लेको दे की बात तीरा लेको दे की बात तीरा बेटे मेरे सामुद्रा लेको दे की बात तीरा तेरा संजारो पानी मेरे मायते जा तीरा बेटे मेरे सामुद्रा मेरे मायते जा तीरा। वाह वाह आपकी आवाज़ बहुत शानदार है। एक और गीत ये भी तो गीत था छक्की पर कोई बात नहीं जो आ जाए। बीरू मामा दूधा लाई लासी मामा बोला दूधा लाई लासी बीरू मामा दूधा लाई लासी मामा बोला दूधा लाई लासी मामा बोला देवार धारोंदा मामा रोलो का घर आयो बासी। बहुत बहुत शानदार भारती। ये भी याद है ना गीत मुँह छक्कियाँ पर याद ना ये भी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आप फेसबुक पे भी गाते रहिए, लोग सीखेंगे, अपनी रवाल्टी में बोलते रहिए। आप हिंदी में बहुत शानदार काम कर रही हैं, आप रवाल्टी में भी करें और आपसे प्रेरणा लेकर जो हमारी नई पीढ़ी है वो अपनी भाषाएं और बोली जितना आदमी अधिक जानता है सीखता है उसका उतना ही ज़्यादा विकास होता है। आज इतना ही, आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी और प्रोग्राम में, रवाल्टी भाषा और हिंदी भाषा के प्रोग्राम में। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।